अब हम अपना एनवायरमेंटल लॉ जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने बना करके रखा हुआ है उसके रिगार्डिंग आई वांट टू से समथिंग। वो ये है कि यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पे सिलेबस है वो सिलेबस हमारे मतलब उसी सिलेबस के हिसाब से ही यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और उसी सिलेबस के हिसाब से ही हमारे पास मतलब इस बुक के अंदर में सारे आंसर्स भी उसी के हिसाब से हैं। बट जो चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने जो अपना सिलेबस दिया है और हमारा जो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये सारे के सारे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो चैप्टर्स होना चाहिए वो हमारे कंटेंट्स में नहीं है। द रीज़न बीइंग कि ये जो सिलेबस है सिलेबस के हिसाब से जब क्वेश्चंस पूछे गए थे तो एट दैट टाइम ये जो क्वेश्चन वगैरह थे वो बहुत ही एक रैंडम तरीके से पूछे जाते थे, कभी चैप्टर 1 से तो कभी चैप्टर 2 से तो कभी चैप्टर 3 से, मतलब क्या बोलते हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस टाइप का पूछा जाता था, जिसकी वजह से हर एक क्वेश्चन को हम एक पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं दे पा रहे थे। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा था और ये जो सिलेबस था इसके बीच में जो मिसमैच हो रहा था इसी को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे टोटली अपने हिसाब से सिलेबस में को छोड़ करके यहाँ पे जो चैप्टर के नाम हैं वो दिए हुए हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि हमने यहाँ पे कुछ भी अनकवर किया है, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं ली गई है, वैसा नहीं है। ठीक है, सब कुछ इसमें है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी हैं अच्छे तरीके से आंसर हैं। बट दिस इज़ अ डिस्क्लेमर जो कि मैं यहाँ पे दे देना चाहता था। अब ऑल टुगेदर मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो 6 चैप्टर्स हैं, ऑल्दो सिलेबस में 7 है बट यहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम इन 6 चैप्टर्स को ही करेंगे यानी एक सीरियल वाइज तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं, जैसा कि इसके पहले के 2 सब्जेक्ट्स में हमने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो अब अगर सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है इंटरनेशनल डिक्लेरेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ। अब देखो सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि एनवायरमेंटल लॉ यहाँ पे होता क्या है। तो द लॉ विच इज कंसर्न्ड विद द एनवायरमेंट इज नोन एज द एनवायरमेंटल लॉ। जो लॉ एनवायरमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ होता है उसे हम लोग एनवायरमेंटल लॉ यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एनवायरमेंटल लॉ है इसकी ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ती है, तो बेसिकली जो कंट्रीज़ यहाँ पे डेवलपिंग स्टेज में होते हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज़ के वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है और उसी के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा उसमें किया जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इन सारे कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर में ध्यान देते देते कहीं ना कहीं ये सारे कंट्रीज़ जो यहाँ पे एनवायरनमेंट है उसको इग्नोर कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनवायरनमेंट को भी यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट को भी बचा करके चलना ये हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम ये जो एनवायरमेंटल लॉ है उसको यहाँ पे बना करके चलते हैं, क्योंकि नॉर्मल अगर मैं बात करता हूं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ थोड़ी बहुत हमें एनवायरनमेंट के भी ऊपर में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में रहते हैं और अगर एनवायरनमेंट ही यहाँ पे नहीं रहेगा तो हम भी यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो एनवायरनमेंटल लॉ है इसको यहाँ पे बनाने की ज़रूरत यहाँ पे ज़रूर पड़ जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब बेसिकली तो ठीक है, तो ये था एनवायरमेंटल लॉ का मतलब कि जो लॉ एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जो कि बात करता है इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ। अब अगर हम ह्यूमन राइट्स का जो हमारा जो सब्जेक्ट था वहाँ पे इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस काफ़ी थे, 4-5 थे, 4-5 अलग अलग चैप्टर्स में थे। बट यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस है वो एक ही चैप्टर में बना दिए गए हैं, यानी कि एक ही चैप्टर जो है वो पूरे तरीके से इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस के ऊपर में बेस्ड है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर यहाँ पे बोलूँ तो इंटरनेशनल लॉज में क्या बातें की गई हैं इसके तहत, मतलब एनवायरनमेंट लॉ के लिए वो सारी की सारी बातें यहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉज के बारे में हमें जानना है जो कि एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं वो पहला है यूएन का स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, फिर रियो डिक्लेरेशन और लास्ट में क्योटो डिक्लेरेशन। ये 3 डिक्लेरेशंस हैं जो कि हमें यहाँ पे स्टडी करना है।
ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है द रियो डिक्लेरेशन इज द रीअफर्मेशन ऑफ द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन विद द ऑब्जेक्ट टू एस्टैब्लिश ग्लोबल पार्टनरशिप टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर में हमने बहुत ज़्यादा ही कुछ दे दिया है जिसकी उतनी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। सो खैर उसमें तो मतलब अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगले एडिशन में इसको चेंज कर देंगे। ये पहला ही एडिशन था तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यहाँ पे इतने सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। बट ये जो पहला क्वेश्चन है ये बेसिकली क्या बोलता है कि जो रियो डिक्लेरेशन था उसने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को रीअफर्म किया, मतलब बेसिकली स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को रखते हुए उसने उसको और बेटर किया और जो चीज़ें स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में नहीं थी उनको भी अलग से यहाँ पे दिया गया। मतलब बेसिकली स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का एक और ही बेटर वर्जन रियो डिक्लेरेशन यहाँ पे आया था। अब ये कैसे आया कैसे नहीं आया ये हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो बेसिकली स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का अगर कोई बेटर वर्जन आता है तो उसमें वो सारी चीज़ें होंगी ही जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में पहले से थी और उससे भी बेटर तरीके से होगी, और इसके साथ साथ कोई नई चीज़ें भी उसमें डाली जा सकती है, ठीक है। अब ये जो रियो डिक्लेरेशन था ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1992 में रियो दे जेनेरियो नाम के एक जगह पे इसको बनाया गया था जो कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है शायद। It was aimed at reaffirming the declaration of the United Nations Conference on the Human Environment adopted at Stockholm on June 1972। और इसका जो मेन बेसिस था वो यही था कि जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हमने बनाया है 1972 में उसको हम थोड़ा सा और बेटर बनाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को इन लोगों ने पूरे से हटा दिया या फिर उसको रिपील कर दिया, नहीं वैसा नहीं हुआ। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन थोड़ा सा और बेटर यहाँ पे किया गया। नाउ द डिक्लेरेशन अडॉप्टेड अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू गाइड द फ्यूचर डेवलपमेंट। दीज प्रिंसिपल्स डिफाइन द राइट ऑफ पीपल टू डेवलपमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सेफ गार्ड द कॉमन एनवायरनमेंट। मतलब इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स यहाँ पे अडॉप्ट हुए जो कि लोगों को एक एनवायरनमेंट का राइट देने के लिए ये यहाँ पे दिया गया और एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे दिए गए थे। अब क्या क्या यहाँ पे वो प्रिंसिपल्स थे सारे के सारे तो हमें यहाँ पे नहीं देखना है, पर जो जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो सारा का सारा हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनरल प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं तो जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था उसमें एक प्रियम्बल और 26 प्रिंसिपल्स थे, बट इसमें एक प्रियम्बल और 27 प्रिंसिपल्स हैं और ये 27 प्रिंसिपल्स में से बहुत सारे प्रिंसिपल्स स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के जैसे ही हैं बट थोड़े से यहाँ पे और बेटर बनाया गया है, ठीक है। मतलब बेसिकली अभी दोनों ही फॉलो होता है बट दोनों जो मतलब बेसिकली जो रियो डिक्लेरेशन था उसने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को एक और अच्छे तरीके से वहाँ पे बनाया था। अब यहाँ पे इसको कैसे बनाया गया तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो दोनों ही डिक्लेरेशंस हैं वो एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को यहाँ पर ले करके चलते हैं। अब ये जो रियो डिक्लेरेशन का जो पहला प्रिंसिपल है वो ह्यूमन बीइंग्स को ही मतलब सेंटर करके चलता है। वो ये कहता है कि जो इंसान है वही यहाँ पे बेसिकली अगर बात की जाए तो वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को कर सकते हैं, कोई जानवर या फिर कोई और इसको नहीं कर सकता है। ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये रियो प्रिंसिपल 1 कहता है, लेकिन जो स्टॉकहोम का डिक्लेरेशन है वो भी यही सेम चीज़ कहता है। इट पोस्टुलेट्स अ कोरिस्पॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच टू द एनवायरनमेंट। मतलब ये भी उसी के जैसे एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच उसको वो यहाँ पे प्रमोट करता है, ठीक है। अब ये जो आंसर हमने यहाँ पे दिया है ये आंसर में बहुत डिटेल्ड है। मतलब बेसिकली जो जो प्रिंसिपल्स स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में थे एंड उनको यहाँ पे और बेटर बनाया गया वो तो दिए ही हुए हैं, बट उनके मतलब बेसिकली उनका यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा वो भी दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा जो इफेक्ट है वो यहाँ पे जानना जरूरी नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न बहुत कुछ हमने इसमें से अभी यहाँ पे काट दिया है, ठीक है। तो अगर पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जनरल प्रोविज़न क्या था तो उसका मतलब पुराने वाले में एक प्रियम्बल और 26 यहाँ पे प्रिंसिपल्स थे, बट नए वाले में एक प्रियम्बल एंड 27 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और ये जो रियो डिक्लेरेशन है वो
प्रेसली स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को ज़्यादा बेटर बनाता है और दोनों ही एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करके चलते हैं। अब इसका बाद ये जो सेकंड पैरा का बाकी सब कुछ इसमें ज़रूरी नहीं है, थर्ड पैरा एकदम से ज़रूरी नहीं है। और जो फोर्थ पैरा में बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे हम खुद का डेवलपमेंट तो करें ही, बट ऐसा ना हो कि खुद का डेवलपमेंट करते करते हमने आज अपने लिए सब कुछ खर्चा कर दिया, पर जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लोग हैं उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास आज पेट्रोल बहुत है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम सब कुछ अपने लिए ही खर्च कर दें। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगी उनके लिए भी हमको कुछ बचा करके रखना होगा। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये इसी बात पे विश्वास रखता है कि डेवलपमेंट ज़रूर होना चाहिए, बट डेवलपमेंट होने के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी बचा करके चलना है। ऐसा नहीं कि खुद ही सब कुछ खा गए। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ये दोनों ही डिक्लेरेशन में बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है। तो जो एज अ बेसिक UNCED deem sustainable development commonly understood as a development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs runs like an unbroken thread through the Rio Declaration। मतलब रियो डिक्लेरेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस करके बनाया गया है। एंड अगर बात करते हैं स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का, तो इवन दो द WCED was not to coin the concept until several years later after Stockholm. For example, Principle 1 to 4 acknowledge the need for restraint on natural resource use consistent with the carrying capacity of the earth for the benefit of the present and future generations. The Rio Declaration expands on the sustainable development theme and significantly advances the concept by, as discussed below, by laying down a host of relevant substantive and procedural environmental legal makers। मतलब बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में भी था, बट दैट वाज नॉट दैट मच सीरियस। उतना ज़्यादा वो वहाँ पे सीरियस नहीं था। उसमें बेसिकली एक दो प्रिंसिपल्स ऐसे थे जो कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे गवर्न करते थे। बट जब रियो डिक्लेरेशन लाया गया तो रियो डिक्लेरेशन के केस में जो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर बना करके उसके ऊपर में काम यहाँ पे किया गया। ठीक है, अगर हम रियो डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो पूरे रियो डिक्लेरेशन में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो चीज़ है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट से हमें इसी में ध्यान देना है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन हार्म। सो प्रोबेबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोविजन common to the two declarations relates to the prevention of environmental harm in identical language. The second part of both Stockholm Principle and Rio Principle establish a state's responsibility to ensure that activities within its activity or control do not cause damage to the environment of other states or to areas beyond natural jurisdiction or control. This obligation is balanced by the declaration's recognition in the first part of the respective principles of a state's sovereign right to exploit its natural resources according to its environmental and developmental policies। मतलब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये जो मतलब बेसिकली अब देखो डेवलपमेंट अगर किसी भी कंट्री में हो रहा है तो डेवलपमेंट भी होगा और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल हार्म तो होगा ही। ये दोनों ही ये हैं ऑपोजिट चीज़ें हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपना डेवलपमेंट भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करे और एनवायरमेंट को हार्म ना पहुँचे। अब ये कितना ही यहाँ पे ख़राब क्यों ना लगे, बट ये फैक्ट है। ठीक है, अगर हम सिर्फ एनवायरमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे तो हम ना काम कर पाएंगे, ना पैसा कमा पाएंगे और ना ही कुछ खा पाएंगे। और उसी तरीके से अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात करेंगे तो हम वहाँ पे एनवायरनमेंट को यहाँ बचा नहीं पाएंगे। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो इसी तरीके से दोनों ही जो यहाँ पे डिक्लेरेशंस हैं वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि एनवायरमेंटल हार्म किसी भी तरीके से यहाँ पे ना हो सके। अब ये जो स्टॉकहोम दोनों ही जो यहाँ पे डिक्लेरेशंस हैं वो इसी बात पे इंश्योर करते हैं कि कोई भी कंट्री वो
एनवायरमेंटल डैमेज नहीं करेगा दूसरे स्टेट का, और उसी के साथ साथ अपने नेशनल जुरिस्डिक्शन, मतलब बेसिकली एक कंट्री अपने कंट्री के बाहर किसी दूसरे कंट्री का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ पे नहीं करेगा। इन इट्स आइडेंटिकल लैंग्वेज द सेकेंड पार्ट ऑफ बोथ स्टॉकहोम प्रिंसिपल एंड रियो एस्टैब्लिश अ स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट एक्टिविटीज विद इन इट्स एक्टिविटी और कंट्रोल डू नॉट कॉज डैमेज टू द एनवायरमेंट ऑफ अदर स्टेट्स और टू एरियाज बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन और कंट्रोल। मतलब बेसिकली एक कंट्री बाहर के किसी कंट्री का एनवायरमेंट को यहाँ पे हार्म ना करे, ये यहाँ पे बहुत एक जरूरी बात है। दिस ऑब्लिगेशन इज बैलेंस्ड बाय द डिक्लेरेशंस रिकॉग्निशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स, और ये दोनों ही यहाँ पे ये करके रखते हैं कि हर एक कंट्री का ये राइट है कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। और अगर बात करते हैं कि ये दोनों ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी country has the sovereign right to exploit its natural resources according to its environmental and developmental policies। मतलब environment के लिए जितना ज़रूरी है उतना वो अपने natural resources को इस्तेमाल कर सकता है। environmental चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितना यहाँ पे ज़रूरी है वो इस्तेमाल हो सकता है। बट जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था वो यहाँ पे एनवायरमेंटल वर्ड को सिर्फ इस्तेमाल करता था, यानी कि एनवायरमेंटल ध्यान में रखते हुए जितना नेचुरल रिसोर्सेज ज़रूरी है उतना हमें यहाँ पे ले करके चलना है। बट ये जो रियो डिक्लेरेशन है वो एनवायरमेंटल के साथ साथ डेवलपमेंटल पे भी यहाँ पे ध्यान देता है कि सिर्फ एनवायरमेंट के हिसाब से मत सोचो, डेवलपमेंट करने के लिए भी जितना नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टॉकहोम था वो सिर्फ एनवायरमेंटल के ऊपर में ध्यान देता था, लेकिन अगर हम बात करते हैं रियो का तो ये एनवायरमेंटल और डेवलपमेंटल दोनों के ऊपर में ध्यान देता है। इस पॉइंट से और किसी चीज़ का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फिर अगर बात करते हैं द राइट टू डेवलपमेंट इन एन एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट बोथ एट स्टॉकहोम एंड एट रियो, characterization of the relationship between environment and development was one of the most sensitive challenges facing the respective conference. Initially, ecologic-oriented drafts circulated by the Western industrialized countries failed to get traction as developing countries successfully reinserted a developmental perspective in the final versions of the two declarations. Thus, after affirming that both aspects of a man's environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being. देखो, जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ डेवलपमेंट होगा तो हम एनवायरनमेंट को खो देंगे, एंड सिर्फ अगर एनवायरनमेंट पे ध्यान देंगे तो हम जी ही नहीं पाएंगे। तो ये जो दोनों एनवायरनमेंट है, बेसिकली हम जो अपने लिए एक इंडस्ट्रियल एंड एक मॉडर्न एनवायरनमेंट को बनाते हैं ये भी ज़रूरी है, एंड उसी के साथ साथ एक नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी यहाँ पे ज़रूरी है। अब इन दोनों ही का यहाँ पे ये होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो बेसिकली जब ये दोनों ही डिक्लेरेशंस को बनाया जा रहा था तो ये जो वेस्ट के कंट्रीज़ थे इन्होंने ये कहा कि सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन है उसी के ऊपर में हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये कंट्रीज़ तो पहले से ही डेवलप थे, तो ये तो अब इनको क्या ज़रूरत है कोई डेवलपिंग करने का। तो मेनली जो एनवायरमेंटल जो ये होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही बेसिकली देखा जाता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ अभी मतलब क्या बोलते हैं बहुत रैपिडली वहाँ पे वो डेवलप करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो इंडस्ट्रीज़ के कारण जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी इनके यहाँ तो कोई इनके यहाँ तो कोई दिक्कत थी नहीं, तो इन्होंने ये कहा कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए ध्यान देंगे, हर एक कंट्री को सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर में ही ध्यान देना है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करें, हम लोग मर जाएं, हम लोग क्या डेवलपमेंट ना करें। तो दोनों ही व्यू पॉइंट्स को देख करके दोनों ही जो डिक्लेरेशन है वो इस बात पे ध्यान देते हैं। रियो स्टॉकहोम का जो प्रिंसिपल नंबर 8 है वो ये कहता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इसेंशियल है, मतलब इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर में ही ध्यान देंगे। और रियो जो है यूजेस इवन स्ट्रॉन्गर नॉर्मेटिव लैंग्वेजेस, एम्फसाइजेस दैट the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations। यानी कि स्टॉकहोम ये कहता है कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट रियो ये कहता है कि ये जो डेवलपमेंट है वो फुलफिल जरूर होना चाहिए, लेकिन ये डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल नीड्स को ध्यान में रखते हुए और वो भी
प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का। तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतलब बेसिकली जो रियो डिक्लेरेशन है वो हर एक चीज़ में और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर वर्ड्स को इस्तेमाल करता है। ठीक है, रियो डिक्लेरेशन ये कहता है कि राइट टू डेवलपमेंट होना चाहिए, बट जितना डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल नीड है उसके ऊपर में, और जितना प्रेजेंट का नीड है और जितना फ्यूचर का नीड है उन दोनों के ऊपर में। यानी कि जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन सिर्फ यहाँ पे डेवलप मतलब क्या बोलते हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को रिकॉग्नाइज करता था, ये उसको रिकॉग्नाइज भी करता है, ये उसको रेगुलेट भी करता है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी जो बात है उसको भी वो यहाँ पे मान करके चलता है। जो कि मैंने पहले ही कहा था कि जो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पॉइंट है वो हर एक के केस में एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अभी इस पॉइंट से, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बारे में। तो अब देखो प्रिकॉशनरी जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब कोई चीज़ यहाँ पे खराब हो उससे बेटर है कि जब वो चीज़ खराब होने वाली है, मतलब बेसिकली कोई चीज़ खराब हो गई उसके बाद उसको ठीक कराने से बेटर है कि उस चीज़ को हम लोग बचा करके या फिर संभाल के इस्तेमाल करें। सो वन ऑफ द सेवरल ऑफ द रियो डिक्लेरेशन प्रिंसिपल्स दैट डज नॉट हैव अ काउंटर पार्ट इन द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन इज प्रिंसिपल 15, which provides that the precautionary approach shall be widely applied by states according to their capabilities whenever there are threats of serious or irreversible damage. A lack of full scientific certainty shall not excuse states from taking cost effective measures to prevent environmental degradation. मतलब ये जो प्रिकॉशनरी एक्शन है ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हाँ, रियो डिक्लेरेशन का जो प्रिंसिपल नंबर 15 है वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के ऊपर में यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देता है, वो ये चीज़ उसमें नहीं था। ठीक है, तो whenever there are threats of serious or irreversible damage, a lack of full scientific certainty shall not excuse states from taking cost effective measures to prevent environmental। मतलब बेसिकली ये कहता है कि जब भी कहाँ पे मतलब अगर कहीं पे एनवायरमेंटल कहीं यहाँ पे कोई खतरा वगैरह आता है तो सभी कंट्रीज़ को उस खतरे से बचने के लिए पहले ही जो है यहाँ पे ये प्रिकॉशन के तहत स्टेप्स उठाने चाहिए, और अगर इसमें कुछ खर्चा वगैरह भी होता है तो वो भी उनको यहाँ पे करना होगा। ये चीज़ इसमें नहीं था, मतलब स्टॉकहोम में ये नहीं था। अब अगर बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब देखो हर एक जो कंट्री है वो कंट्री का जो कॉमन गोल है वो यही है कि एनवायरनमेंट दोनों ही कंट्रीज़ में बैलेंस्ड रहे। बट अगर हम बात करते हैं तो इसको बैलेंस रखने के लिए हर एक कंट्री को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। बट नेचुरल सी बात है कि हर एक कंट्री यहाँ पे एक ही तरीके से काम नहीं कर सकता है। कुछ कंट्रीज़ हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में काम आए, और कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत कम यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में काम आए। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। सो वाइल टुडे द कंसेप्ट ऑफ common but differentiated responsibilities is accepted as a cornerstone of the sustainable development paradigm, it is also one of the more challenging normative statements to be found in the Rio Declaration. The second sentence of Principle 7 provides, in view of the different contributions to global environmental degradation, states have common but differentiated responsibilities. मतलब अब देखो ये जो प्रिंसिपल 7 है वो मतलब बेसिकली मेनली ये माना जाता है कि भाई हर एक जो कंट्री है उनका एक ही यहाँ पे गोल है, वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये रियो डिक्लेरेशन में और ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया। वो ये कहा कि इन व्यू ऑफ द डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस टू ग्लोबल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस स्टेट्स हैव कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। माने मतलब इसने यहाँ पे उल्टा कर दिया। ठीक है, मतलब जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि छोटे मोटे देश का जो कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे ये कर दिया जाए, या फिर जो बड़े स्टेट्स हैं वो अब देखो बेसिकली अमेरिका जितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, इंडिया जितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, रशिया जितना यहाँ पे कर पाएगा, बांग्लादेश या फिर बात करते हैं म्यांमार, भूटान, फिर वहाँ के जो कंट्रीज़ है
जो घाना, केनिया, इजिप्ट, ये सब उतना नहीं दे पाएंगे। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा डिबेटेबल एंड एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि जब सभी को एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए तो सब यहाँ पे इक्वली कंट्रीब्यूट यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत डिबेटेड टॉपिक था, बट हाँ, ये बात माना जा सकता है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, ये बात नहीं कहता कि बेसिकली अगर हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए तो अच्छे एनवायरनमेंट के लिए हर एक को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब वो अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है तो वो यहाँ पे चलेगा, वो ये बात नहीं कहता है। वो ये कहता है कि जो ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो अच्छा एनवायरनमेंट के लिए होगा। मतलब ये उल्टा बात करता है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने से चलेगा, ये नहीं कहता। ये कहता है कि जो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ये उल्टे तरीके से यहाँ पे इस बात को दिखाता है, ठीक है। So the second sentence of Principle 7 provides, in view of the different contributions to global environmental degradation, states have common but differentiated responsibility। मतलब भले ही सभी states यहाँ पे equally contribute ना कर पाएं, but उनका जो ये है मेन गोल है वो एकदम सेम टू सेम है। Ever since its adoption, its exact implications have been a matter of controversy. Specifically taken at face value, the formula seems to imply a casual relationship between environmental degradation and a degree of responsibility. However, differential responsibilities has been considered also a function of capability reflective of a state's developmental status। मतलब ये बात कंट्रोवर्शियल तो है, बट ये बात मानना पड़ेगा कि हर एक स्टेट इक्वली कंट्रीब्यूट किसी भी हालत में नहीं कर सकता, ठीक है। और कुछ इसमें से जानने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करते हैं कि प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, मतलब हर एक कंट्री को यहाँ पे कुछ ऐसे लॉज बनाने पड़ते हैं, कुछ ऐसे प्रोसीजरल लॉज बनाने पड़ते हैं जो कि एनवायरनमेंट को यहाँ पे सेफगार्ड करे। सो प्रिंसिपल्स 13 to 15 एंड 17 to 18 ऑफ द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन रादर मॉडेस्टली एम्फसाइज द नीड फॉर एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल एंड planning. By contrast, the Rio Declaration unequivocally and in mandatory language calls upon states to assess and to inform and consult with potentially affected other states whenever there is a risk of significantly harm effects on the environment. Principle 7 calls for environmental impact assessment, Principle 18 for emergency notification, and Principle 19 for routine notification and consultation. तो ये जो प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स है ये कहता है, मतलब ये जो रियो डिक्लेरेशन है वो स्पेसिफिकली इस बात को यहाँ पे ये कर देता है, स्टेट कर देता है। मतलब जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था वो यहाँ पे मॉडेस्टी के साथ, मतलब एथिकली इस बात को यहाँ पे करने की बात कर रहा था, बट एथिकली कोई चीज़ नहीं होती है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो रियो डिक्लेरेशन है ये उसी चीज़ को स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है कि अगर कभी भी वर्ल्ड में कहीं पे भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसा कुछ अगर आता है तो वहाँ पे जो भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में सलाह मशवरा करके इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेगी। मतलब बेसिकली ये था, मतलब मिल करके एनवायरनमेंट को यहाँ पे ये करना, वो स्टॉकहोम में थोड़ा सा लीनियंट था बट यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वाई? बिकॉज लीनियंट होकर के बहुत सारी कंट्रीज इसको नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन का, तो प्रिंसिपल 10 ऑफ द रियो डिक्लेरेशन posits that environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens at the relevant level. It then calls upon states to ensure that each individual has access to information, public participation in decision making and justice in environmental matters। अब देखो कोई भी कंट्री हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी वहाँ पे सरकार आ जाए, वो लोग डेवलपमेंट के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टिंग, इसके ऊपर में वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। एनवायरनमेंट के ऊपर में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी इस दुनिया में जो कि उसके ऊपर में काम करती होगी। नाउ अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये बात रियो डिक्लेरेशन में बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आई थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या कहा गया कि जो एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर में यहाँ पे क्योंकि सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, तो जो उस देश के लोग होंगे वही इस बात के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन हर एक स्टेट को यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा। मतलब हर एक स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, मतलब बेसिकली वो अपने सारे सिटीजन्स का
जो है वो बात सुने, अगर उनको कुछ ज़रूरी है तो उनको बताए। मतलब सिटीजन का पार्टिसिपेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहा गया था। एक सेकेंड, अब ये बात स्टॉकहोम में शायद उतनी अच्छे से नहीं कही होगी, ये बात यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिर द इंटरफेस ऑफ ट्रेड एंड एनवायरनमेंट। अब देखो, एक कंट्री जो दूसरे कंट्री के साथ यहाँ पे ट्रेड वगैरह करती है, ये जो है ये भी एनवायरनमेंट के ऊपर में ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट डालता है। क्योंकि अगर मान के चलो इंडिया जैसी एक कंट्री को अगर रशिया जैसा कंट्री बोले कि आप मुझे ये चीज़ बना करके दीजिए, तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है। वाई? बिकॉज इससे जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से हमारा कंट्री जो है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन करेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये बहुत हद तक एनवायरनमेंट को जो है ये हार्म करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये मतलब ये एकदम से कहा जाता है कि कोई भी कंट्री जब इंटरनेशनल ट्रेड करती है तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। मतलब वो जो सामान ले जा रहे हैं उससे शायद ना भी पड़ता हो, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण जो बिजनेस बढ़ता है उससे भी यहाँ पे ये बात मतलब प्रूव होती है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो हो रहा है। So in principle 12 of the declaration, the Rio conference sought to address one of the controversial issues of the day, the interrelationship between international trade and environmental conservation and protection. After exhorting states to avoid trade policy measures for environmental purposes as a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade, language that closely follows the chapter of Article 20 of the GATT Principle 12 criticizes states' extra-jurisdictional unilateral actions to deal with environmental challenges outside the jurisdiction of the importing country should be avoided. एक सेकेंड, अच्छा, ये जो मतलब बेसिकली रियो डिक्लेरेशन ये कहता है कि जो भी यहाँ पे स्टेट्स हैं उनको इस बात के ऊपर में ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी का कुछ है वो अगर एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है तो उसमें उनको संभल के चलना चाहिए, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अब ये बात रियो डिक्लेरेशन कहता है, बट ये इसके ऑपोजिट में जो यहाँ पे GATT है, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये शायद 7 सेमेस्टर का, आई थिंक ये 7 सेमेस्टर का ऑनर्स का उसके पेपर में था। तो ये इस बात को यहाँ पे ये करता है, क्रिटिसाइज करता है। यूनिलैटरल एक्शंस टू डील विद एनवायरमेंटल चैलेंजेस आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री शुड बी अवॉइडेड। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को ये करते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं। मतलब GATT ये कहता है कि एक कंट्री के बाहर अगर हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करने के लिए कोई अगर कुछ एक्शन वगैरह लेना है तो वो अवॉइड करना चाहिए, एक कंट्री को उसमें नहीं जाना चाहिए। बट ये जो रियो डिक्लेरेशन है वो स्पेसिफिकली ये बात यहाँ पे कह देता है कि जो भी यहाँ पे ये हैं, मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए कि ये जो रियो डिक्लेरेशन के मतलब जो भी इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह हो रहा है उससे कोई भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताया गया। अब बात करते हैं इंडिजिनियस पीपल के बारे में। देखो, इंडिजिनियस पीपल का मतलब क्या होता है कि भले ही आज हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, बट बहुत लोग आज भी आदिवासी हैं। मतलब आदिवासी ये नहीं कि जात से आदिवासी हैं, कि आदिवासी परिवार में पैदा हुए उस टाइप का नहीं, वो लोग आज भी आदिवासी हैं और आदिवासी की तरह ही यहाँ पे जीवन जीते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की अगर बात की जाए, फिर लक्षद्वीप कि यहाँ पे बात की जाए, तो बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं इन सब इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह से। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से दूर रहते हैं तो उनके वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा बेटर कंडीशन में है। एंड वो लोग से अगर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात
की जाए तो वो लोग और अच्छे तरीके से इस बात को यहाँ पे बता पाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न रियो डिक्लेरेशन जो है वो इंडिजिनियस पीपल और उनके कम्युनिटीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है उसको वो एक्नॉलेज करता है, और वो ये कहता है कि जितने भी कंट्रीज़ होंगे उनको इंडिजिनियस पीपल यानी कि वो लोग जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह से दूर रहते हैं उनका भी जो ये है मतलब क्या बोलते हैं उनका भी जो कंट्रीब्यूशन या फिर रोल वगैरह हो गया उसको यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है उसको ले करके चलना है। मतलब कोई भी जो कंट्री है वो इंडिजिनियस पीपल को पीछे नहीं छोड़ सकती कि ये लोग क्या जाने इसके बारे में, नहीं, इंडिजिनियस पीपल और अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को कि कैसे एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा यहाँ पे पास रहते हैं। ठीक है, गांव के लोग जितना एनवायरनमेंट को के ऊपर में ध्यान देते हैं, शहर के लोग उतना उसके ऊपर में ध्यान नहीं देते। तो बेसिकली जितना ज़्यादा एक आदमी इंडस्ट्री से दूर जाता है उसके लिए एनवायरनमेंट और उतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लोग जो है ये काफ़ी अच्छे तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और रियो डिक्लेरेशन इनके अचीवमेंट को या फिर इनके रोल को अच्छे तरीके से ये करता है। अब अगर वुमेन इन डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो द रियो डिक्लेरेशन वॉज द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज दैट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड स्पेसिफिकली देयर एबिलिटी टू इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोसेसेस इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल 20 of the Rio Declaration calls attention to women's vital role in environmental management। मतलब बेसिकली औरतों को भी जो है यहाँ पे एनवायरनमेंट में ये करना चाहिए, उनको भी यहाँ पे शामिल करना चाहिए। ये बात इसने मतलब रियो डिक्लेरेशन ने पहली बार कही थी। अभी तक जो हमने 3-4 पॉइंट्स देखे हैं वो सारे के सारे रियो डिक्लेरेशन में ही स्टेटेड है, वैसा कुछ स्टॉकहोम में नहीं था। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो रियो डिक्लेरेशन था ये पहला इंस्ट्रूमेंट था जो कि औरतों का पार्टिसिपेशन इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में उसको रिकॉग्नाइज करता था। और अगर बात करते हैं एनवायरमेंटल लायबिलिटी एंड कंपनसेशन, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी कंट्री मतलब हर एक कंट्री यहाँ पे लायबल होती है एनवायरनमेंट के लिए। जो कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो ज़्यादा लायबल होती हैं, एंड जिनमें यहाँ पे कम होता है वो यहाँ पे कम लायबल होती हैं। बट सारे कंट्रीज़ लायबल होती हैं। अब अगर उनके ऊपर में लायबिलिटी है तो अगर कुछ भी यहाँ पे गलत होता है तो उसको उनको ठीक करना पड़ेगा थ्रू द यूज़ ऑफ कंपनसेशन। तो बेसिकली अगर किसी भी कंट्री में कोई भी एनवायरनमेंट का यहाँ पे अगर ये होता है डिग्रेडेशन वगैरह होता है तो उसको ठीक करने के लिए बेसिकली कंपनसेशन वगैरह जो है वो यहाँ पे लिया जा सकता है। तो फाइनली बोथ द स्टॉकहोम एंड द रियो डिक्लेरेशंस कॉल फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द लॉ बियरिंग ऑन एनवायरमेंटल लायबिलिटी एंड कंपनसेशन, whereas Stockholm Principle refers to international law only, the corresponding Rio Principle 13 refers to both national and international law। मतलब कोई भी कंट्री अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगी तो उसको यहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब ये जो कंपनसेशन है ये स्टॉकहोम में सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के तहत कहा गया था। मतलब अगर इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है एंड उससे अगर एनवायरनमेंट को यहाँ पे नुकसान पहुँचता है तो उसमें जो कंट्रीज़ हैं उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। बट रियो ने कहा कि सिर्फ इंटरनेशनल से नहीं चलेगा, इंटरनेशनल में भी, और अगर नेशनल है मतलब अगर इंडियन किसी स्टैट्यूट के तहत अगर एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होता है तो उसमें भी कंपनसेशन लिया जाएगा। तो बेसिकली रियो और स्टॉकहोम दोनों ही यहाँ पे इसको मतलब दोनों ही जो है वो एक दूसरे को बहुत जगह पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बल्कि रियो जो है वो काफ़ी यहाँ पे स्टॉकहोम से ज़्यादा एडवांस्ड एंड एक अच्छा यहाँ पे मॉडर्न तरीका है। मतलब बेसिकली मोर एडवांस्ड एक डिक्लेरेशन है जो कि एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू द रियो डिक्लेरेशन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि रियो डिक्लेरेशन यहाँ पे क्या है, तो ये 1992 में यूएन के द्वारा बनाया गया एक इंटरनेशनल लॉ है जो कि रियो दी जेनेरियो में यहाँ पे साइन हुआ था, ठीक है। इसको हम लोग अर्थ हमें ये खैर उतना ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें जो है 27 प्रिंसिपल्स हैं और उसके साथ साथ एक प्रियम्बल है जो कि एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, और उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में भी ध्यान देने के लिए बनाया गया है। एंड इसको 175 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने यहाँ पे साइन किया हुआ है। द रियो कॉन्फ्रेंस विच अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन, अब ये सब कह रहे हैं उतना ज़्यादा यहाँ पे इसकी हिस्ट्री उतनी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें याद भी यहाँ पे नहीं रहने वाला है।
अब ये है, while the document helped to raise environmental awareness, evidence from 2007 suggests that little of the document's environmental goals had at that time been achieved. मतलब although ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ज़्यादा इसने यहाँ पे ये किया था, मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं मतलब इसने जो है अवेयरनेस रेज किया था, मतलब लोगों में जागरूकता फैलाई थी, बट अगर हम बात करते हैं तो इसका जो अचीवमेंट है वो आज भी बहुत कम रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो और कोई भी सिटीजन हो, वो मैक्सिमम ऑफ देम आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट एनवायरनमेंट। हमारे देश में कितने लोग हैं जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर में किसी पार्टी को वोट देते हैं? कोई नहीं, किसी को मतलब नहीं है। सभी को मतलब है कि वहाँ पे इंडस्ट्री लग जाए, हमको नौकरी मिल जाए, अच्छा सैलरी मिल जाए, बट एनवायरनमेंट का क्या होगा ये ना कोई पॉलिटिकल पार्टी सोचती है, ना कोई यहाँ पे कोई सिटीजन सोचता है, और सरकार की तो खैर छोड़ ही दो। तो कोई भी जो कंट्री है क्योंकि वो एनवायरनमेंट के बारे में सोचती ही नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा ये कुछ अफेक्ट नहीं कर पाया। नाउ रेफरिंग टू द इंटेग्रल एंड इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ द अर्थ आवर होम, द रियो डिक्लेरेशन, इसमें 27 यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राइमरली कंसर्न्स ह्यूमन बींग्स वर एंटाइटल्ड टू लिव एन हेल्थी and productive lives in harmony with nature. Article 11 creates an expectation that states will enact environmental legislation. Further articles include formulations of precautionary principle which should be widely applied by states according to their capabilities, and of the polluter pays principle which states are encouraged to adopt where it is in the public interest to do so and will not distort international trade and investment. The final principle invites fulfillment of the other principles in the spirit of good faith. मतलब बेसिकली इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जो यहाँ पे पहला प्रिंसिपल है वो ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में ध्यान देता है। जैसे कि मैंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज लाइक, मतलब क्या बोलते हैं, इज लाइक द मेन थीम्स। जो रियो का जो मेन थीम्स है उसमें से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये इसका पहला ही आर्टिकल में यहाँ पे स्टेट कर दिया गया है। फिर आर्टिकल 11 जो है वो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के बारे में बात करता है, यानी कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एनवायरनमेंट के तहत यहाँ पे लेजिस्लेशन को बनाएंगे। फिर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यानी कि इससे कि पहले कुछ गलत हो यहाँ पे प्रिकॉशंस लेना है। और पल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट को यहाँ पे गंदा करेगा वही यहाँ पे पैसा देगा। और ये कुछ मेन ऐसे इसके प्रोविजंस हैं। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो लास्ट के प्रोविज़न इसी के ऊपर में ध्यान देते हैं कि जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे माने जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक नॉलेज है, इससे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि 1992 में यूएन ने इसको बनाया था रियो दे जेनेरियो में। आज तक इसको 175 से ज़्यादा कंट्रीज़ इसको मान चुके हैं, बट क्योंकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अभी तक उतना ज़्यादा फैल नहीं पाया है जितना कि अदर पॉलिटिकल मैटर्स फैलते हैं, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी तक इफेक्टिव नहीं हो पाया है। बट अगर हम इसके मेन प्रोविजंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पल्यूटर पेज द कंपनसेशन, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ रियो डिक्लेरेशन का, तो ये एक लिस्ट बहुत लंबा लिस्ट है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें सारा का सारा यहाँ पे याद रखना है। जितने भी 27 प्रिंसिपल इसके अंदर में थे वो सारे के सारे इसके अंदर में मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो जो सबसे पहला इसका प्रिंसिपल है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो कि सबसे पहले ही यहाँ पे दे दिया गया है। ह्यूमन बींग्स आर एट द सेंटर ऑफ कंसर्न्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे आर एंटाइटल्ड टू हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इन हार्मनी विथ नेचर। मतलब इंसान ही मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर सकते हैं, अपने हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हुए उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। स्टेट्स हैव इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर ऑफ द यूएन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ द सॉवरेन राइट to exploit their own resources pursuant to their own environmental and development policies, and the responsibilities to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other state or of areas beyond the limits of natural jurisdiction। मतलब बेसिकली
जितना भी जो भी यहाँ पे कंट्री है उसके पास में ये राइट होता है कि वो अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना एनवायरनमेंट के लिए भी ज़रूरी है एंड उससे भी बड़ा बात जितना डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो सारी की सारे मतलब उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी वो काम यहाँ पे करते हैं वो सारा का सारा काम किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ना ही उनके देश का और बाहर के देश का तो किसी भी हालत में नहीं पहुँचाएगा। फिर द राइट टू डेवलपमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड सो एज टू इक्विटेबली मीट डेवलपमेंटल एंड एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट है वो फ्यूचर और आज को सोच के करना पड़ेगा, यानी कि फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रेफरेंस यहाँ पे ये किया जा रहा है, यहाँ पे उसको दिया जा रहा है। In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the developmental process and cannot be considered in isolation from it। फिर से sustainable development का बात कि अगर sustainable development हमें यहाँ पे करना है तो जो environmental protection है वो ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जैसे ही हम environment को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो खुद ब खुद वहाँ पे आ जाएगा। All states and all people shall cooperate in the essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development। देखो, eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development in order to decrease the disparities in standards of living and better meet the needs of the majority of the people of the world। अब देखो यहाँ पे मतलब ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कही गई है, वो ये कि देखो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल ना करो, बट ये क्या कहता है कि पॉवर्टी को यहाँ पे इराडिकेट करो। यानी कि अब सोचो अगर हम यहाँ पे पॉवर्टी को इराडिकेट करते हैं तो हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। अब अगर कोई नॉर्मल लॉ होता तो वो ये कहता कि भाई पॉवर्टी जाए, मतलब पॉवर्टी जाए वहाँ पे एकदम पॉवर्टी जाए भाड़ में, तुम यहाँ पे बस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे ध्यान दो। बट ये जो है ये स्पेसिफिकली इस बात को यहाँ पे कहता है कि ये जो पॉवर्टी है वो यहाँ पे इराडिकेट होनी चाहिए। क्योंकि सोचो अगर हम पॉवर्टी को इराडिकेट करेंगे तो जो लोग झोपड़ी में रहते हैं उनको बड़ा बड़ा यहाँ पे घर बना के दो, उनको 24 घंटा बिजली दो, 24 घंटा पानी दो, रोड बनाओ, फिर यहाँ पे मॉल्स बनाओ, दुकान बनाओ, सब कुछ बनाओ, कितना ज़्यादा वहाँ पे एनवायरनमेंट को यहाँ पे ये पड़ेगा। बट उसने उस बात को ध्यान नहीं दिया। इसने ये कहा कि भाई अब इसका मतलब ये भी थोड़ी ना है कि हम आज ही कुछ ना करें, आज हम एकदम जानवरों की तरह जीवन जी लें ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो एकदम अच्छे से रह सके। तो वो बात भी ठीक नहीं है। पॉवर्टी को जो यहाँ पे इराडिकेट करना है वो ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे होना चाहिए। नाउ द स्पेशल सिचुएशन एंड नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज particularly the least developed and those most environmentally vulnerable shall be given special priority। ठीक है, so the special situation and needs of developing countries, particularly least developed countries and those most environmentally vulnerable shall be given special priorities। International actions in the field of environmental and development should also address the interest and needs of all countries। तो यहाँ पे और एक बात कह दी गई है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो कंट्रीज़ यहाँ पे बहुत ही पिछड़े हुए हैं और उसके साथ साथ जिन कंट्रीज़ में एनवायरनमेंट का बहुत ख़राब हाल है उन कंट्रीज़ में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये चाहता तो यहाँ पे ये बोल सकता था कि जिन जिन कंट्रीज़ में एनवायरनमेंट का ख़राब हालत है सिर्फ उन कंट्रीज़ पे ध्यान दो, बट ये भी कह रहा है कि जिन कंट्रीज़ में अभी डेवलपमेंट हो रहा है और जिन कंट्रीज़ में अभी हम लोग अगर बात करते हैं तो डेवलपमेंट कोई नामो निशान नहीं है, उन कंट्रीज़ को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि फिर से ये डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं कर रहा, बस ये कह रहा है कि जो हम डेवलपमेंट है उसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ लेकर के चले, मतलब एकदम क्या बोलते हैं अंधाधुंध यहाँ पे डेवलपमेंट ना करे। नाउ स्टेट शैल कोऑपरेट इन अ स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ अर्थ इकोसिस्टम। मतलब यहाँ पे जो स्टेट है उसके कोऑपरेशन की यहाँ पे बात की गई है। In view of the different contributions to global environmental degradation, states have common but differentiated responsibilities। The developed countries acknowledges the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures of their societies,
प्लेस, मतलब बेसिकली एक कंट्रीज़ को यहाँ पे कोऑपरेट करके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है, और हर एक का यहाँ पे कॉमन गोल है, बट उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। कुछ कंट्रीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है और कुछ का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो ये है थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब इसके बाद है, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल, स्टेट शुड रिड्यूस एंड eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate demographic policies। मतलब जैसे तैसे हम लोग ये ना करें अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड प्रमोट अप्रोप्रिएट डेमोग्राफिक पॉलिसी। मतलब हम जो यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब देखो डेवलपमेंट भी जो होता है ना वो बहुत ही इम्बैलेंस तरीके से होता है। जैसे हमारा जो देश है उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो जो वेस्ट के स्टेट्स हैं, यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, फिर जो साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। बट अगर हम नॉर्थ एंड ईस्ट के स्टेट्स की यहाँ पे बात करते हैं तो वो बहुत कम है, एंड नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत कम है। तो ये बेसिकली ये कहता है कि ये जो पैटर्न है यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन का या फिर डेवलपमेंट का, ये एक सस्टेनेबल तरीके से, ये एक क्या बोलते हैं, ये एक इक्वल तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि कोई जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया एंड कोई बहुत यहाँ पे कम डेवलप कर गया, तो ये भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। स्टेट शुड रिड्यूस एंड एलिमिनेट अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड प्रमोट अप्रोप्रिएट डेमोग्राफिक पॉलिसीज। मतलब एक कंट्री का जो डेमोग्राफिक है उसके हिसाब से एक अच्छे तरीके से, जिससे कि सारे एरियाज़ का यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। नाउ स्टेट शुड कोऑपरेट टू स्ट्रेंथन endogenous capacity building for sustainable development by improving scientific understanding through exchanges of scientific and technological knowledge and by enhancing the development, adaptation, diffusion and transfer of technologies and including new and innovative technology। मतलब scientific और technological knowledge को यहाँ पे इस्तेमाल करके जो है हमें यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, ये बात इसमें कहा गया है। नाउ एनवायरमेंटल इश्यूज आर बेस्ट हैंडल्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल कंसर्न्ड सिटीजन्स एट द रेलिवेंट लेवल। मतलब सारे जो सिटीजन्स हैं एक देश के, उनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे लेना है, ये बात ये बेसिकली कह रहा है। एट द नेशनल लेवल ईच इंडिविजुअल शैल हैव अप्रोप्रिएट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एनवायरनमेंट दैट इज हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑन हजार्डस मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज इन अदर कम्युनिटीज एंड द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन प्रोसेस। मतलब बेसिकली सारे स्टेट्स को ये कहा गया है कि आप अपने सिटीजन को इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करने को बोलिए, इफेक्टिवली उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलिए, ठीक है। नाउ स्टेट शैल इनैक्ट इफेक्टिव एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। ये एक बहुत यहाँ पे ये कह दिया गया है कि एनवायरमेंट के को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेजिस्लेशन है, जो लॉज हैं, उनको यहाँ पे स्टेट्स को बनाना पड़ेगा। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज शुड रिफ्लेक्ट द एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट कंटेक्स्ट टू विच दे अप्लाई। स्टैंडर्ड्स अप्लाइड बाय सम कंट्रीज में बी इनअप्रोप्रिएट एंड ऑफ अनवारंटेड इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट टू अदर कंट्रीज, इन पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्रीज। खैर ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक एनवायरमेंटल स्टैट्यूट या फिर एक एनवायरमेंटल लॉ जो है वो हर एक कंट्री में बना होना चाहिए। और ये जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी मतलब यहाँ पे हमने कुछ भी बना दिया, नहीं, हम यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को बनाएंगे। मतलब बेसिकली जो भी लॉ यहाँ पे बनाया जाएगा वो ढंग का लॉ हो, ये नहीं कि बस कुछ भी इसमें नाम पे बना दिया। स्टेट शुड कोऑपरेट टू प्रमोट अ सपोर्टिव एंड ओपन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब फिर से यहाँ पे स्टेट के कोऑपरेशन की यहाँ पे बात की गई है, जिससे कि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को यहाँ पे बनाया जा सके जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के और इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके ऊपर में भी वो ध्यान दे सके। ट्रेड पॉलिसी मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल पर्पसेस शुड नॉट कंस्टिट्यूट अ मीन्स ऑफ आर्बिट्रेरी और अनजस्टिफाइबल डिस्क्रिमिनेशन और अ डिस्गाइज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। यूनिलैटरल एक्शंस टू डील विद एनवायरमेंटल चैलेंजेस आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री शुड बी अवॉइडेड। एनवायरमेंटल मेजर्स एड्रेसिंग, मतलब बेसिकली स्टेट्स को कोऑपरेट करके एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को यहाँ पे ध्यान देगा। स्टेट शैल डेवलप नेशनल लॉ रिगार्डिंग लाइबिलिटी एंड कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स ऑफ पोल्यूशन एंड अदर, मतलब बेसिकली पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इस बात को यहाँ पे इस पॉइंट ने कहा है कि लॉ इसके तहत भी बनाना चाहिए कि कोई आदमी अगर एनवायरनमेंट को यहाँ पे पल्यूट करता है तो वही एक आदमी यहाँ पे उस चीज़ का
पेमेंट भी यहाँ पे वो ये करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है स्टेट शुड इफेक्टिवली कोऑपरेट, डिस्करेज और प्रिवेंट द रीलोकेशन एंड ट्रांसफर टू अदर स्टेट्स ऑफ एनी एक्टिविटीज एंड सब्सटेंसेज दैट कॉज सीवियर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब बेसिकली अपने देश में तो नहीं करना है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि दूसरे स्टेट्स में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ मतलब बेसिकली कोई अगर डेवलपमेंट का काम हो रहा है या फिर कोई इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह अगर हो रहा है तो उसके तहत किसी दूसरे स्टेट में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, ये बात भी स्टेट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट द प्रिकॉशनरी अप्रोच शैल बी वाइडली अप्लाइड। मतलब प्रिकॉशन के साथ यहाँ पे काम करना, इससे कि पहले एनवायरमेंटल यहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाए उसके पहले ही यहाँ पे ध्यान दे देना, इसके ऊपर में यहाँ पे ध्यान देना है। National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments taking into account the approach that the polluter should in principle bear the cost of pollution with due regard to the public interest and without distorting। मतलब बेसिकली यहाँ पे स्टेट को लॉ बनाने के लिए कहा गया था पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के हिसाब से, और ये भी कहा गया है कि जो नेशनल अथॉरिटीज़ वगैरह होंगे, मतलब अब देखो सरकार तो बस लॉ बना देती है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का काम तो सारे बॉडीज़ को दिया जाता है। तो ये जो बॉडीज़ यहाँ पे होंगे, ये सारे के सारे जो बॉडीज़ होंगे, इनको भी यहाँ पे पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो है वो ठीक से अप्लाई हो रहा है, ये बात उनको भी यहाँ पे ध्यान देना है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब हमारे काम करने से कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ा है, ये भी हमें ध्यान देना है। एज अ नेशनल इंस्ट्रूमेंट शैल बी अंडरटेकन फॉर प्रपोज्ड एक्टिविटीज़ that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority. State shall immediately notify other state। अब अगर एक स्टेट को ये लगता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को यहाँ पे कुछ नुकसान पहुँच सकता है, तो इसकी वजह से अगर दूसरे स्टेट को कुछ अफेक्ट पड़ रहा है तो वो बात भी उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इससे कुछ हो जाता है, मतलब कुछ अगर वहाँ पे गलत हो भी जाता है, तो उस केस में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग होंगे वो एक दूसरे की यहाँ पे मदद करेंगे, जिससे कि वो लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो स्टेट्स यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। फिर स्टेट शैल प्रोवाइड प्रायर एंड टाइमली notification and relevant information to potentially affected states on activities that may have a significant adverse transboundary। हाँ, अगर मेरे स्टेट से के कारण किसी दूसरे पे कुछ अफेक्ट पड़ रहा है तो वो भी मैं बताऊंगा, और अगर उसके कारण मेरे भी अफेक्ट, मेरे या फिर एनवायरनमेंट या फिर मतलब बेसिकली मान के चलो बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश के किसी काम करने से इंडिया छोड़ो बट पूरे वर्ल्ड के एनवायरनमेंट पे अफेक्ट पड़ेगा, तो इसके बारे में बांग्लादेश को बताना ये भी इंडिया का एक ड्यूटी है ना। वुमेन हैव अ वाइटल रोल, ये तो हम यहाँ पे जान ही चुके हैं कि औरत का जो है रोल, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। द क्रिएटिविटी आइडियल्स एंड करेज ऑफ द यूथ ऑफ द वर्ल्ड शुड बी मोबिलाइज्ड। मतलब जो यहाँ पे युवा लोग हैं उनको भी यहाँ पे लेकर के चलना है। अ ग्लोबल पार्टनरशिप इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एंश्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल इंडिजिनस पीपल। मतलब जो लोग समाज से बहुत दूर रहते हैं, आज भी वो पुराना जीवन वो लोग जी रहे हैं, उनके ऊपर में भी यहाँ पे ध्यान देने की बात यहाँ पे की गई है। एंड देयर कम्युनिटीज़ एंड अदर लोकल कम्युनिटीज़ हैव अ वाइटल रोल, ये खैर वही बात यहाँ पे बताई गई है। द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पीपल अंडर ऑपरेशन डोमिनेशन एंड ऑक्यूपेशन शैल बी प्रोटेक्टेड। यानी कि जो लोग यहाँ पे ऑपरेशन डोमिनेशन एंड ऑक्यूपेशन है, मतलब अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो बेसिकली यहाँ पे माइनॉरिटीज़ और वो लोग जिनको कि किसी कंट्री में यहाँ पे सताया जा रहा है, तो उनका भी जो एनवायरमेंटल राइट है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट होना चाहिए। वॉरफेयर इज इनहेरेंटली डिस्ट्रक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो वॉर्स वगैरह होते हैं उनको रोकने की यहाँ पे ये करना चाहिए, मतलब बेसिकली वॉर्स ना हो, क्योंकि वॉर्स में बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर में अफेक्ट पड़ता है। फिर पीस डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंटरडिपेंडेंट एंड ये मतलब
पीस, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल। देखो ये बात यहाँ पे इसने स्पेसिफिकली कह दिया है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये इंडिविजिबल है, ये दोनों अपने में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हम सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करें वो भी नहीं होगा, और सिर्फ डेवलपमेंट करें वो भी यहाँ पे नहीं होगा। स्टेट शैल रिजॉल्व ऑल देयर एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स पीसफुली एंड बाय अप्रोप्रिएट मीन्स इन अकॉर्डिंग विद द चार्टर ऑफ यूएन। मतलब यूएन चार्टर के तहत अगर हम लोग अपना सारा यूएन का जो चार्टर है उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो अपना ये है एनवायरमेंटल डिस्प्यूट है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड स्टेट्स एंड पीपल शैल कोऑपरेट इन गुड फेथ एंड स्पिरिट ऑफ पार्टनरशिप इन द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स। और बाकी के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यहाँ पे फुलफिल करने के लिए गुड फेथ में और एक स्पिरिट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब हम साथ हैं, ये तरीके का एक डॉक्यूमेंट बना करके यहाँ पे उसको यहाँ पे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ये जो कि रियो डिक्लेरेशन का जो फीचर्स था या फिर उसमें जो जो चीज़ें दी गई है उसको वो यहाँ पे बताता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई इज द ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस एट स्टॉकहोम रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स मेन प्रिंसिपल्स। मतलब बेसिकली ये जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है इसको यहाँ पे मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ओके, तो इसको मैं 2 मिनट बाद यहाँ पे समझा रहा हूँ। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में जो कि है Why is the Human Environment and Developmental Conference at Stockholm of 1972 regarded as the Magna Carta of Environment and Sustainable Development, discuss its main principles। मतलब बेसिकली ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, मतलब इसका एक निकनेम है मैग्ना कार्टा। तो ये यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया है हम उसको यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे। तो देखो सबसे पहले में ये समझना पड़ेगा कि मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है। तो ये जो मैग्ना कार्टा है ये एक बहुत ही पुराना लॉ है, 800-900 साल पुराना ये एक लॉ है जो कि बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट लॉ था। मतलब पहले क्या था, जब राजाओं का राज होता था तो उस टाइम पे बेसिकली राजा के ऊपर में कोई भी जो है वो कानून वगैरह नहीं लगते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्टिन ने कहा है दैट लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन, बट ये जो सॉवरन पावर होता है उसके ऊपर में कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया जा सकता। तो यही चीज़ पहले जब राजा होते थे तो उनके टाइम पे होता था कि यहाँ पे बेसिकली जो भी लॉ है वो राजा के ऊपर में अप्लाई नहीं होता था। बट ये जो मैग्ना कार्टा था वो एक इंग्लैंड में बना हुआ एक लॉ था जिसके तहत राजा के भी ऊपर में अब यहाँ पे ये जो कानून है वो लागू हो सकता था। ठीक है, तो ये बेसिकली मैग्ना कार्टा था। अब इसका जो डायरेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है, बट मैग्ना कार्टा वर्ड का जो इस्तेमाल है वो लॉ में मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए यहाँ पे किया जाता है जो कि सबसे पहले वो होती है। मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर में जो भी लॉ सबसे पहले यहाँ पे बनाया जाता है उन्हीं लॉ को हम लोग यहाँ पे मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, मतलब मैग्ना कार्टा मीन्स अ वेरी इन्फ्लुएंशियल लॉ विच वॉज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे राजा के ऊपर में कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता था तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैग्ना कार्टा नाम का एक लॉ बनाया गया। तो अब ये जो मैग्ना कार्टा है इसको लॉ में ऐसे लॉज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं जो कि सबसे पहली बार यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब ये जो हमारा ये है मतलब स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है ये 1972 में बना था एंड इसको मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी मेटाफोर की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। एज अ मेटाफोर ये भी एक मैग्ना कार्टा है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले अगर एनवायरनमेंट को कंसिडर करके अगर कोई लॉ वहाँ पे बनाया गया था तो वो ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ही था। सो द ईयर 1972 मार्क्ड अ significant turning point in the history of global environmental governance. The UN organized the United Nations Conference on the Human Environment, which convened in Stockholm in June 1972. During the historic conference, a series of strategies and agreements were formulated to address environmental protection on a global scale. The resulting Stockholm Declaration is often referred to as the Magna Carta of the Environment, as it stands as the first international document
document to explicitly declare the right to a healthy environment as a fundamental and independent right. This declaration holds immense significance, laying the foundation for international environmental standards and principles that continues to guide nations worldwide. अब ये जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था, ये 1972 में बनाया गया था स्टॉकहोम नाम की एक जगह पे, और इसका जो पूरा नाम था वो था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसके मतलब बहुत सारे डिस्कशंस वगैरह हुए एंड उसके बाद एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन यहाँ पे बनाया गया, जिसको कि मैग्ना कार्टा इसलिए यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि मैग्ना कार्टा वाज द मतलब मैग्ना कार्टा मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जैसे मैग्ना कार्टा पहला लॉ था जो कि राजा के ऊपर में लॉज को अप्लाई करवाता था, ठीक उसी तरीके से स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पहला डिक्लेरेशन या फिर पहला लॉ है जो कि इंटरनेशनल स्फीयर में एनवायरनमेंट जैसे एक मैटर को यहाँ पे कंसिडर करके चलता है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, PM Mrs. Indira Gandhi of India emphasized the unique perspective of developing countries, highlighting that for them development was not just a goal but a means to enhance living standard। मतलब यहाँ पे इंदिरा गांधी के बारे में बातें दी गई है, ये उतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि ये जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है इसका मेन प्रिंसिपल्स यहाँ पे क्या क्या है, तो अब ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है ये मोर और लेस सेम है एज द रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन में जो बातें यहाँ पे की गई थी वैसे ही कुछ बातें यहाँ पे भी है, बट यस कुछ ऐसे स्फीयर्स हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है एंड वो ऑब्वियस सी बात है वो रहेगा ही, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो इसका जो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनमें सबसे पहला है ह्यूमन सेंट्रिक प्रिंसिपल्स, यानी कि इंसानों को लेकर के चलने वाला प्रिंसिपल्स। सो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ह्यूमंस हैव द राइट टू यूज एंड एंजॉय नेचर, द राइट टू एंजॉय नेचर इज नॉट अनफेटर्ड, इट इज को एक्सटेंसिव विद द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ a healthy environment. This principle also explicitly bars discriminatory लॉस। मतलब ये जो आर्टिकल ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, अच्छा मतलब बेसिकली ये जो बात है वो ये मतलब ह्यूमन सेंट्रिक जो आर्टिकल 1 था वहाँ पे एंड आर्टिकल 1 यहाँ पे दोनों ही इसी बारे में बात करते हैं। आर्टिकल मैं बार बार बोला हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड होगा, तो क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे प्रिंसिपल होगा। अब ये जो प्रिंसिपल 1 है वो ये कहता है कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग दी एनवायरनमेंट, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बचाने का जो ये है मतलब सॉरी उसके पहले मैं अगर बोलूँ तो एनवायरनमेंट में एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का जो राइट है वो हर एक आदमी का है, बट उसी तरीके से उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का ड्यूटी भी हर एक आदमी के ऊपर में इक्वली अप्लाई होता है। मतलब ह्यूमन सेंट्रिक प्रिंसिपल इसका पहला इसमें भी है और उसमें भी है। फिर प्रिंसिपल नंबर 15 है, अब एक के बाद 15 आना बहुत तो ये लगता है, बट ये ह्यूमन सेंट्रिक स्फीयर में बात किया जा रहा है। नाउ प्लान्ड सेटलमेंट्स एंड अर्बनाइजेशन आर रिक्वायर्ड, दे रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, द गोल इज टू सिक्योर मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर ऑल थ्रू प्लानिंग, ऑल डिस्क्रिमिनेटरी प्लान्स आर ऑल्सो बेयर। मतलब अगर इंसानों या फिर ह्यूमन के लेकर के यहाँ पे बात करते हैं तो प्लान्ड सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन आर रिक्वायर्ड, मतलब जो भी अर्बनाइजेशन होगा जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा वो एक प्लान्ड तरीके से हो, ये यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ये प्लान्ड सेटलमेंट और अर्बनाइजेशन जो है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनवायरनमेंट के ऊपर में जो इफेक्ट है उसको रोक सकते हैं। अब ये जो प्लानिंग है ये तो सिर्फ इंसान कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये जो ह्यूमन सेंट्रिक प्रिंसिपल है वो यहाँ पे अच्छे से अप्लाई होता है। फिर अगर बात करते हैं अब यहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है, बट नॉट दैट मच सीरियस जैसा वहाँ पे है। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी मस्ट यूज नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि नेचुरल रिसोर्सेज जरूरी है, हमारे पास बहुत कम है एंड प्लानिंग के तहत उनको जो है यूज यहाँ पे करना चाहिए।
ठीक है। फिर ड्यूटी टू प्रिजर्व रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑल्दो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट डिप्लेटेबल, देयर प्रिजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर देयर क्वालिटी। अब देखो, हम जानते हैं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक जो कि एक जो कि रिन्यूएबल एंड एक जो कि नॉन रिन्यूएबल। अब जैसे हमारा जो कोयला और पेट्रोल है वो अगर एक बार यहाँ पे ख़त्म हो गया तो हम उसे और ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, बट जो यहाँ पे ये जो है, जो ये पानी है, फिर जो सनलाइट है, जो मिट्टी है, ये सब तो रिन्यूएबल है, ये सब तो हमेशा ही रहेंगे। बट हमेशा रहेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर में हम ध्यान नहीं देंगे, हम यहाँ पे इसके ऊपर में भी ध्यान देंगे, क्योंकि जो पानी है वो तो रहेगा ही बाद में चल के भी, बट ये जो पानी है ये क्या उतना ही क्वालिटी या फिर उतना ही अच्छा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये एक बहुत बड़ा बात है। तो क्वालिटी मेंटेन करना रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के यहाँ पे बारे में बात किया गया, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडेंजरिंग वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू for protecting wildlife. The inclusion of conservation of wildlife in economic planning leads to sustainable development. मतलब wildlife conservation, wildlife को बचाने के लिए भी यहाँ पे जो बातें हैं वो यहाँ पे कही गई थी कि वाइल्ड लाइफ को बचाना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ड्यूटी टू प्रिजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऑब्वियसली बात है, जो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सब, तो इन सबको तो बचाना हमें यहाँ पे पड़ेगा ही, ठीक है। फिर रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, स्टेट शुड अडॉप्ट रैशनल मेथड्स टू मैनेज द रिसोर्सेज एंड टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोचेस प्रिफरेबल। मतलब एक रैशनल, मतलब जो लॉजिकल अप्रोच है, जो लॉजिकल मेथड है, उसको यूज़ करके एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने का जो मेथड है वो यहाँ पे अडॉप्ट होना चाहिए। रैशनल प्लानिंग, कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन आर रिकंसाइल्ड विद रैशनल प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन मस्ट गो हैंड इन हैंड। मतलब यहाँ पे भी वही बात कही गई थी जो कि रियो में कही गई है कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन, मतलब डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ चलते हैं। हम कभी भी एक को ऊपर एंड एक को नीचे नहीं रख सकते हैं, हमें दोनों को ही साथ में लेकर के चलना है। इसी वजह से दोनों को ही साथ में यहाँ पे कंस्ट्रू करना चाहिए। फिर अगर बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ पोजीशन, स्टेट्स हैव द एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज, हाउएवर देयर पॉलिसी शुडंट वायलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड कॉज डैमेज टू अदर स्टेट्स आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन। मतलब एक स्टेट जो है वो खुद का यहाँ पे जो उसके पास में मतलब ये है नेचुरल रिसोर्स है, उसको तो वो इस्तेमाल कर ही सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि उससे जो है वो बेसिकली एनवायरनमेंट को एंड उसके साथ साथ बाकी के जो स्टेट्स हैं उनको वो वहाँ पे डैमेज पहुँचाए। ये बात का यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर अगर बात करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन का, तो अब ये सब तो था हमारा यहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं इसका क्या था, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब जो प्रिवेंटिव कॉज का जो वहाँ पे ये दिया गया था उसका यहाँ पे क्या है ना, पोल्यूशन इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, डिस्चार्जिंग टॉक्सिन्स एंड अदर सब्सटेंस इन लार्ज क्वांटिटीज आर हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, बोथ द सिटीजन्स एंड द स्टेट्स शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन रिड्यूसिंग द डंपिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। मतलब किसी चीज़ को, किसी रिवर को पोल्यूट करके साफ करने से बेहतर है कि उसको पोल्यूट ही ना होने दिया जाए, प्रिकॉशन जो है वो पहले ही ले लेना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ सी पोल्यूशन, द स्टेट्स शुड रिड्यूस सी पोल्यूशन बाय टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट सब्सटेंस hazardous टू ह्यूमन हेल्थ, मरीन लाइफ एंड द लेजिटिमेट यूजेज ऑफ सीज। मतलब समुद्र को बचाने के लिए जो भी यहाँ पे ये है मेथड, जो स्टेप्स हैं वो लिए जाने चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर अ बेटर लिविंग एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, इंप्रूवमेंट शुडंट अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन एनी वे। मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बट इससे जो एनवायरनमेंट है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट ना हो। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उसके बारे में यहाँ पे भी बताया गया है, ठीक है। फिर कंपनसेशन टू विक्टिम्स, यानी कि जो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल है वो यहाँ पे भी अप्लाई करता है कि जो भी आदमी एनवायरनमेंट को हार्म करेगा वो यहाँ पे
इस बात के लिए पैसा भी देगा। फिर कोऑपरेशन की बात वहाँ पे थी, यहाँ पे भी है। सो ऑल्दो ईच स्टेट्स हैज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन टू लेजिस्लेट ऑन इंटरनल मैटर्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर द होलिस्टिक इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन यहाँ पे भी जरूरी है। भले ही एक स्टेट खुद के हिसाब से ही एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा, बट इंटरनेशनल कोऑपरेशन यहाँ पे भी जरूरी है। फिर अगर कोऑर्डिनेशन विद नेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो कोऑपरेशन के साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो भी यहाँ पे जरूरी है। द स्टेट्स कैन जॉइंटली कोऑर्डिनेट एक्शंस एंड प्लान्स फॉर इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। फिर अगर हम बात करते हैं अदर प्रिंसिपल्स का, तो environmental policy, the environmental policy of every nation should be progressive. The policies of every state must enhance and complement each other. The policies shouldn't restrict or adversely affect developing countries. National and international organizations should try for better living conditions for all without affecting the environment. मतलब एक environmental policy की यहाँ पे बात की गई है कि जिसमें एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सके एंड उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर में भी ध्यान दिया जा सके, वैसा कुछ यहाँ पे होना चाहिए। फिर अगर बात करते हैं तो एजुकेशन इन एनवायरमेंटल मैटर्स, मतलब एनवायरनमेंट को कैसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको यहाँ पे बचा करके चलना है, इसके रिगार्डिंग जो एजुकेशन है वो लोगों को दी जानी चाहिए। पीपल शुड बी एजुकेटेड दैट हाउ दे कैन बेसिकली प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड हर एक के पास में ये जो एक्सेस है वो होना चाहिए। फिर साइंटिफिक रिसर्च, मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल होना ही चाहिए, बट साइंटिफिक रिसर्च को भी जो है यहाँ पे हम लोग प्रमोट करेंगे ताकि और अच्छे तरीके से और बेटर मेथड्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वो यहाँ पे आ सके। फिर environmental deficiencies, natural disasters and underdevelopment lead to deficiencies. Navigating through such deficiencies is difficult. Requesting technological and financial assistance to supplement the local efforts lead to a quicker and effective remedy. मतलब अगर आप सोचो natural disaster and underdevelopment leads to deficiencies. Navigating through such deficiencies is difficult. Requesting मतलब बेसिकली अब देखो, नेचुरल अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है एंड उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो उस नुकसान से अगर हमें बचना है तो उसके तहत यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। यानी कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी अगर कहीं पे आ जाता है तो उस नेचुरल कैलामिटी के आ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है मतलब कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग उससे अफेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ना हो, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि एनवायरमेंटल डेफिशिएंसी, मतलब अगर नेचुरली कोई डेफिशिएंसी किसी भी डेवलपमेंट में आ रहा है तो वो हम इसको सॉल्व कर सकें। फिर स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, स्टेबिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम इज इसेंशियल फॉर द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज। इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो आर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोसेस। मतलब बेसिकली इनकम एंड प्राइस, मतलब कोई चीज़ का दाम कितना है उसके हिसाब से कितना ज़्यादा इनकम लोगों के पास में है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि अगर लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगा तो फिर वो लोग एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा यहाँ पे डिग्रेड करेंगे एंड अगर लोगों के पास बहुत यहाँ पे कम इनकम होगा तो फिर एनवायरनमेंट मतलब फिर लोगों के पास कुछ रहेगा ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस यहाँ पे रहना चाहिए। फिर एजुकेशन ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये यहाँ पे मतलब ये फिर से उसी एजुकेशन के यहाँ पे बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, मतलब दोबारा से 2 बार यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल। अब पॉपुलेशन जो है जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है उन कंट्रीज़ में जो एनवायरमेंटल यहाँ पे डिग्रेडेशन है वो भी काफ़ी होता है। सो इन एरियाज वेयर द पॉपुलेशन इज एक्सेसिव एंड इज लाइकली टू अफेक्ट द एनवायरमेंट, द स्टेट्स कैन इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। दीज पॉलिसीज शुडंट वायलेट बेसिक ह्यूमन राइट्स। मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे बात यहाँ पे किया गया है। एंड सेटिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जितने भी यहाँ पे ये होंगे स्टेट्स वगैरह होंगे उन सभी को ये कहा गया है कि आप इन यहाँ पे जितने भी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाइए जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे ध्यान दे और उसी के साथ साथ डेवलपमेंट के ऊपर में भी यहाँ पे ध्यान दे।
इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एजेंडा, हर एक कंट्री को एक नेशनल एजेंडा या फिर एक नेशनल टॉपिक के ऊपर में ध्यान देना चाहिए कि जिस टॉपिक के हिसाब से उस कंट्री में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात किया जा सके। और अगर बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स का, तो न्यूक्लियर वेपन्स हर एक तरीके से बैन होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक तरीके से एक डेवलपमेंट का बात माना जाए, बट पहली बात ये किसी भी आदमी के लिए ठीक नहीं है। एंड न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होने से ये धरती सिर्फ ये हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, या फिर उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें थी। अब लास्ट जो हमारा है वो है यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये बहुत डिफरेंट है उन दोनों से, इन द सेंस कि ये जो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल है, ये क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रोसीजरल पार्ट है। मतलब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये कोई जनरल लॉ नहीं है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर मैटर को कंसर्न करता हुआ एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। मतलब अब हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में पिछले कुछ 2-3 सालों से अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल और मई के टाइम पे एकदम हीट वेव आता है। हीट वेव मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर कि हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हम जो टोटली मतलब ये जो क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे देश में और बाकी के देशों में भी। तो इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में एंड खासकर हमारे देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ये जो हीट वेव है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका कारण है ये जो गैसेस वगैरह हैं इनको ऐसे ही यहाँ पे ये किया जा रहा है। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का जो मेन कारण है वो है कि हम क्लाइमेट में कुछ ऐसे गैसेस को एमिट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये एक क्योटो प्रोटोकॉल नाम का एक प्रोटोकॉल था। मतलब बेसिकली ये एक तरीके का, हम क्या कहते हैं, ये एक तरीके का पॉलिसी सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ पे कुछ स्टेट्स मिल करके रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कुछ करने का यहाँ पे वो लोग जो है वो ट्राई करती है। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी था। अब ये शायद नहीं है, जो कि 1992 में इसको यहाँ पे बनाया गया था, जो कि मेनली जो भी इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में आते हैं उनको ग्रीन हाउस एमिशन को रोकने के लिए यहाँ पे ये किया गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये देखा गया कि जो ओजोन लेयर था वो उसी टाइम पे ये हो गया था, डिप्लीट हो गया था। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये कहा गया कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड इसको यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से हम लोग जो ये एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल जापान के क्योटो नाम के एक जगह पे साइन हुआ था, सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इसका नाम यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल रख दिया गया था। बट इसका मेन रीज़न यही था कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसका मेन कारण है ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, या जो फालतू में जो गैसेस को हम लोग एमिट कर रहे हैं वो इसका मेन कारण है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमें इन गैसेस का जो एमिशन है उसको यहाँ पे रोकना है। तो ये अच्छा, ये 1992 में नहीं हुआ था, ये 1997 में हुआ था। 1992 में एक यूएन का जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर में एक कन्वेंशन बनाया गया था, उसके तहत 1997 में ये बनाया गया था। तो ये 1997 में बनाया था, बट इसको फोर्स में आने में 8 साल लग गए। तो सोचो कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए हम यहाँ पे केयर करते हैं। अब इसमें 192 पार्टीज थी, बट जो यहाँ पे कनाडा है वो अब इससे जा चुका है। कनाडा 2020 में इससे एग्जिट ले लिया। मतलब नाउ कनाडा इज नो मोर अ पार्ट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये जापान के क्योटो शहर में इसको 1997 में अडॉप्ट किया गया था, बट ये जो इम्प्लीमेंट ये 2005 में हुआ था। इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो क्लाइमेट चेंज है इसको कंट्रोल करना है, कैसे, जो भी गैसेस हैं उनको रोक करके, ठीक है। मतलब अब रोकना है इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से बंद कर देना है, बट एक
क्या बोलते हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इनका एमिशन हो, वो यहाँ पे बताया गया। सो द क्योटो प्रोटोकॉल implemented the objective of the UNFCCC to reduce the onset of global warming by reducing greenhouse gas concentration in the atmosphere to a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climatic system। मतलब वही बात यहाँ पे बताई गई है। अब कौन कौन से गैसेस थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये सारी गैसेस को ये यहाँ पे कंट्रोल करता है कि ये जो 7 गैसेस हैं, ये 7 गैसेस यहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं वो या तो रिलीज ना करे, बट अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसको रिलीज करता है। Now the protocol was based on the principle of common but differentiated responsibilities. It acknowledged that individual countries have different capabilities in combating climate change owing to economic development and therefore placed the obligation to current, मतलब बेसिकली ये बात ये कहा गया कि भले ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बट फिर भी ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हर एक कंट्री यहाँ पे एक तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो हर एक कंट्री को अपने हिसाब से जितना हो सके उतना करना है। कोई कंट्री अगर ज़्यादा कर सकता है तो वो ज़्यादा यहाँ पे करेगा, एंड अगर कोई कंट्री यहाँ पे कम कर सकता है तो वो यहाँ पे कम करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के लिए कोई यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। अब इसका और भी एक रीज़न था कि जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हो चुके थे उन कंट्रीज़ के ऊपर में ज़्यादा जो प्रेशर है वो दिया गया, क्योंकि मेनली यही वो कंट्रीज़ थे जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे ये किया था, क्योंकि वही कंट्रीज़ में पहले ये सब कुछ हुआ था। अब अगर बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो बाइंडिंग commitments for the Annexure 1 parties. The main feature of the protocol is that it established legal binding commitments to reduce emissions of greenhouse gases for Annex 1 parties. The commitments were based on the Berlin Mandate, which was part of UNFCCC negotiations leading up to the protocol. मतलब mainly जो है ये प्रोटोकॉल के अंदर में एनेक्सर 1 या फिर सिंपली अगर बोलते हैं तो यहाँ पे एक लिस्ट है जिसे हम लोग एनेक्सर 1 के नाम से जानते हैं। उसके अंदर में कुछ कंट्रीज़ था जिन कंट्रीज़ के ऊपर में स्पेसिफिक ये कहा गया कि इन कंट्रीज़ को यहाँ पे स्पेसिफिकली जो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इसको यहाँ पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये कंट्रीज़ ज़्यादा या तो कंट्रीब्यूट करती हैं या फिर इन्होंने कंट्रीब्यूट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, फिर और ये यहाँ पे बाइंडिंग था, मतलब कोई कंट्री अगर नहीं करती है तो वो यहाँ पे भाग नहीं सकती है, उसके ऊपर में सैंक्शन वगैरह लगाया जा सकता है। अब अगर बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन का, इन ऑर्डर टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोटोकॉल एनेक्सर 1 पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द रेस्पेक्टिव कंट्रीज। इन एडिशन दे आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस गैसेज एंड यूटिलाइज ऑल मैकेनिज्म्स अवेलेबल सच एज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म and emission trading in order to be rewarded with credits that would allow more greenhouse gases emission at home। मतलब बेसिकली सबसे पहली बात ग्रीन हाउस एमिशन ना हो, इसके लिए यहाँ पे जो है स्टेप्स लेने चाहिए, या तो पूरे तरीके से रोको या फिर अगर नहीं रोक सकते तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको यहाँ पे करो, और जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल भी रही हैं उनके एब्जॉर्प्शन के बारे में यहाँ पे सोचना है। मतलब बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकल रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्व कर लिया जाए, मतलब बेसिकली पेड़ों को लगाने के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। नाउ मिनिमाइजिंग इम्पैक्ट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज बाय एस्टैब्लिशिंग एन अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। अब ये जो बेसिकली अब देखो जो कंट्री जितना ज़्यादा डेवलप करती है उसमें उतना ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के केस में बहुत ज़्यादा होगा। तो ये डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के केस में जो इतना ज़्यादा यहाँ पे ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है इसको रोकने के लिए यहाँ पे कहा गया था। फिर अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड रिव्यू इन ऑर्डर टू इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोटोकॉल, मतलब सारा का जो है हिसाब किताब यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। फिर एक कंप्लायंस कमेटी भी यहाँ पे बना दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे लोग बस नाम के लिए यहाँ पे साइन कर दें और फिर भाग जाएं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कंप्लायंस कमेटी भी यहाँ पे बनाया गया। और ये है मतलब ये जो अग्रीमेंट है इसके अंदर में यहाँ पे 3 मैकेनिज्म्स आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल एमिशंस
ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म्स और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये बेसिकली है क्या कि अब इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग का मतलब एक कंट्री आपस में ये बात को ट्रेड कर सकता है कि मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे एमिट करूँगा तो इसके बदले में मैं इतना ज़्यादा पैसा पहले से ही दे रहा हूँ, तो ये बात यहाँ पे है। फिर क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म मतलब कोई एमिशन नहीं, पूरी तरीके से साफ सुथरा। और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो जॉइंटली इसके तहत काम करेंगे। ये थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन होना चाहिए था, बट हम इसे अगले वाले में यहाँ पे कर देंगे। अब अगर बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि क्योटो प्रोटोकॉल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सो द क्योटो प्रोटोकॉल ओनली रिक्वायर्ड wealthier countries to cut emissions which caused controversy. Nevertheless, this anomaly was corrected with the signing of the Paris Agreement in 2015। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो कंट्रीज के पास ज़्यादा पैसा था या फिर जो कंट्रीज यहाँ पे पहले से डेवलप्ड थे जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, उन लोगों को कहा गया कि आप अपना जो एमिशन है उसको यहाँ पे हटाइए। बट यहाँ पे कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ, वाई बिकॉज अब वो कंट्रीज हटाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब वो पहले से ही डेवलप्ड हैं और तो वो और डेवलप्ड यहाँ पे क्यों नहीं होना चाहेंगे। बट मेन तो यही कारण है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है ये तो आप ही की वजह से हुआ है। आप ही के लोगों ने वहाँ पे ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल किया जो कि इसके मतलब जिसने अब क्लाइमेट चेंज यहाँ पे किया है, तो इसके तहत आप भाग नहीं सकते हैं। तो इसके ऊपर में एक कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ था, बट एट द लास्ट ये कंट्रोवर्सी सॉल्व हो गया। वाई बिकॉज ये है मतलब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ मतलब एक पेरिस अग्रीमेंट बनाया गया जिसके तहत इस बात को सॉल्व कर लिया गया। ठीक है, अब ये जो पहला यही है कि जो क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब ये जो प्रोटोकॉल बनाया गया एंड इसमें जो बाइंडिंग इफेक्ट वगैरह दिया गया, तो इसके तहत जो यहाँ पे ये है मतलब जो अवेयरनेस पहले लोगों के अंदर में था रिगार्डिंग व्हाट वी कॉल द क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग पहले जो लोगों के अंदर में अवेयरनेस था वो अब बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो क्लाइमेट साइंस वॉज क्लियरली सॉलिड इनफ टू नेगोशिएट एन इंटरनेशनल treaty in the late 90s, it is difficult to argue that scientific awareness of the climate crisis has expanded dramatically over the last 2 decades, during which the UNFCCC played an important role। मतलब बेसिकली वही बात है कि यहाँ पे जो मतलब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग यहाँ पे लॉ वगैरह भी बनाया जा रहा था, बट इसके कारण उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही थी। फिर has enabled the creation and implementation of specific adaptation measures through the National Adaptation Programs of Action and the Nairobi Work Program। मतलब बेसिकली इसने कुछ स्पेसिफिक मेजर्स को इसने यहाँ पे बनाने में मदद की है जो कि और इसको अच्छे से बनाते हैं। Now the UNFCCC contributed in the creation of novel क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज सच एज द क्लीन डेवलपमेंट। मतलब पहली बात इसने कुछ मेजर्स को बनाने में यहाँ पे मदद किया एंड बाद में कुछ स्ट्रैटेजीज को भी बनाया गया, अंडर विच प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज दैट रिड्यूस एमिशंस कैन अर्न credits that can be sold to governments or businesses that are committed to reducing emission। मतलब बेसिकली यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग नाम का एक चीज़ इसमें बनाया गया था। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई कंट्री अगर बहुत मतलब बेसिकली कोई कंट्री अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनवायरनमेंट का जो ये है एमिशन है उसको अगर रोक सकती है तो उसको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये जो पॉइंट उसे मिला है बिकॉज इट हैज़ मतलब क्योंकि उसने एनवायरनमेंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट वो किसी सरकार को बेच सकती है या फिर वो किसी बिजनेस को बेच सकती है। अब अगर ये पॉइंट किसी सरकार या बिजनेस के पास में है तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा बिजनेस या फिर उसके लिए और ज़्यादा। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो एक अडानी का एक यहाँ पे पावर प्लांट है। अब वो जो पावर प्लांट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन करता है, तो मेरे जो देश ने क्या किया उसको रोकने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये किया, मतलब इट हेल्प्ड, मतलब उसने बहुत ज़्यादा उसको जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जो क्लाइमेट चेंज है उसको मेरे देश ने बहुत ज़्यादा रोका। अब उससे मुझे यहाँ पे 2-3 मतलब कुछ यहाँ पे मुझे यहाँ पे आई गॉट सम पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये मैं अडानी को बेच सकता हूँ और अडानी क्या कर सकती है क्योंकि उसके पास ये वाला
पॉइंट है तो उसको यूज़ करके वो और अच्छे तरीके से, मतलब वो उसको थोड़ा सा यहाँ पे रेफरेंस वगैरह मिल सकता है। ऑल्दो ये उतना ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि ये बस एक क्या बोलते हैं, एक लॉलीपॉप की तरह दी गई थी, जिससे कि जो पिछड़े हुए देश हैं वो भी इसमें आ सके। सिंस द UNFCCC वॉज क्रिएटेड, नेशनल गवर्नमेंट्स हैव एनकरेज्ड एंड इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन ऑन टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर। एंड मतलब बेसिकली मेन तो वही बात है कि इससे जो है अलग अलग जो सरकार है उन्होंने लॉज बनाया यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, और जो इसमें जो ये है जो टेक्नोलॉजिकल ये एडवांसमेंट है वो भी यहाँ पे किया गया। फिर द UN फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स, नेगोशिएशंस एंड ग्लोबल अलायंसेस अमंग अदर थिंग्स टू एड डेवलपिंग कंट्रीज इन कम्बैटिंग क्लाइमेट। मतलब ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क भी यहाँ पे वो बनाता है, जिसके तहत जिन जिन कंट्रीज़ के पास में या तो पैसा नहीं है या तो रिसोर्सेज नहीं है, उनको यहाँ पे एक स्पेसिफिक, अगर हम बात करते हैं मतलब एक मतलब क्या बोले यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक नेगोशिएशन करके उनको वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में है इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में यहाँ पे क्या क्या इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस था। ठीक है, तो इसको मैं अभी 1-2 मिनट बाद यहाँ पे समझा देता हूँ। अब हम अगर बात करते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, तो जो मैंने यहाँ पे दे करके रखा हुआ है वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, इतना ज़्यादा डिटेल की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए थे, तो वो यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 ऐसे मतलब इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ऑल्दो बहुत सारे हो सकते हैं बट मेनली यही दोनों है। अब उसमें है क्या क्या, तो सबसे पहला है एमिशन ट्रेडिंग, फिर है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, फिर उसके बाद है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, फिर है मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, और लास्ट में है अडेप्टेशन फंड। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैं आउट ऑफ सिलेबस या फिर जो नहीं दी हुई है वो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अब ये एमिशंस ट्रेडिंग क्या होता है, तो देखो बेसिकली ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये सोच करके बनाया गया था कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उसको वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन वो लोग नहीं करेंगे तो इसको स्पेसिफिकली या फिर मोर इलेबोरेटली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक कोटा सेट कर दिया गया। ठीक है, मतलब अलग अलग जितने भी कंट्रीज़ थे, टोटल यहाँ पे 41 कंट्रीज़ हैं, तो उन कंट्रीज़ ने के ऊपर में यहाँ पे एक ये कर दिया गया, मतलब बेसिकली उनके ऊपर में यहाँ पे एक कोटा सेट कर दिया गया, जिसके तहत एक कंट्री जो है वो इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर सकता है एमिशन, और या फिर ये सारी कंट्रीज़ इतने से ज़्यादा एमिट नहीं कर सकते हैं। अब होता क्या है कि मान के चलो बांग्लादेश को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ये मिला और इंडिया को इतना मिला, अब इंडिया उससे बाहर एमिट नहीं कर सकता है, तो वो बेसिकली एमिशंस ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके तहत बांग्लादेश जिसमें कोई इंडस्ट्री नहीं है, जिसमें कि कोई डेवलपमेंट वगैरह खास नहीं होता है, तो इस वजह से बांग्लादेश से एमिशंस होने का चांसेस बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। तो उसके पास जो वो कोटा है उसमें से थोड़ा सा जो कोटा है वो कोटा को वो इंडिया को सेल कर सकता है। मतलब बेसिकली अब फॉर एग्जांपल मान के चलो ये कहा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंडिया 100 मेट्रिक टन तक वो कर सकता है, और जो बांग्लादेश है वो 80 मेट्रिक टन तक वो उसको जो एमिशन है वो यहाँ पे कर सकता है। अब इन केस बांग्लादेश को अगर ये लगता है कि 80 मेट्रिक टन तो हम लोग मतलब कभी भी नहीं यहाँ पे एमिट करने वाले हैं, तो वो 80 मेट्रिक टन में से थोड़ा सा मेट्रिक टन का जो कोटा है या फिर बेसिकली राइट ऑफ एमिशन है वो इंडिया को सेल कर सकता है। ठीक है, तब मान के चलो 80 में से उसने यहाँ पे 30 मेट्रिक टन इंडिया को बेच दिया, तो अब जो इंडिया का यहाँ पे लिमिट है वो 100 से बढ़ करके 130 हो जाएगा। फिर अगर इंडिया को लगा कि मुझे अपना कुछ कोटा किसी और को बेचना है तो वो इसको बेच सकता है। मतलब बेसिकली जैसे कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यहाँ पे ट्रेडिंग होता है, ठीक वही चीज़
इन एमिशंस में भी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ, मतलब कौन कितना यहाँ पे ये एमिट कर सकता है, कौन कितना एमिशन यहाँ पे कर सकता है, उसका यहाँ पे ट्रेडिंग किया जा सकता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से यहाँ पे बेसिकली वो कोटा या फिर जो राइट है वो उसको खरीद सकता है। ये पहला था। फिर इसके बाद में बनाया गया क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म। अब ये क्या था कि डेवलप्ड कंट्रीज कैन इन्वेस्ट इन एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड गेन कार्बन क्रेडिट्स। मतलब अब बेसिकली ये एक क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म जो था वो एक ये है, दैट इज अ वर्किंग बॉडी अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल ने ये एक सिस्टम बनाया जिसके तहत जो ये है, मतलब क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट भी हो और उसके साथ एनवायरनमेंट भी ये हो, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया। अब ये जो मैकेनिज्म है इसको रन करने के लिए यहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कंट्रीज़ के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको वहाँ से एमिशन भी अच्छा खासा होता है एंड वो और एमिशन वो लोग करना चाहते हैं क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा हो सके। तो बेसिकली ये कहा गया कि अगर वो कंट्रीज़ यहाँ पे इन सभी मैकेनिज्म्स में वो अगर यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अगर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में जो मैकेनिज्म बनाया गया है, मतलब एक इन्वेस्टमेंट का ये बनाया गया था, अगर उसमें कोई भी कंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उसके मुकाबले उसको वहाँ पे कुछ जो कार्बन एमिशन है उसका जो लिमिट है उसको यहाँ पे मतलब दैट कैन बी इंक्रीज्ड। ये बेसिकली यहाँ पे कहा गया कि अगर मान के चलो इंडिया थोड़ा सा पैसा इस मैकेनिज्म में अगर इन्वेस्ट करता है तो इसको इन्वेस्ट यहाँ पे कर लेने के बाद वो इस पैसे को मतलब जितना वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से थोड़ा बहुत उसका जो कार्बन का ये है लिमिट है या फिर जो एमिशन लिमिट है उसको यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। फिर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया। कंट्रीज कैन इन्वेस्ट इन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स इन अदर कंट्रीज एंड गेन कार्बन क्रेडिट्स। अब ये तो मैंने एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे बात किया, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में भी यहाँ पे हो सकता है। वो ये था कि मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक कंट्री जो है वो किसी दूसरे कंट्री के अंदर में भी अगर कोई ये है मतलब एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट है तो उसमें भी इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे ये कर सकता है। ठीक है, मतलब इन दैट ऑल्सो इन मतलब उसके अंदर में भी इम्प्लीमेंट करके इन्वेस्ट करके वो पैसा यहाँ से ले सकता है। फिर मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस के बारे में बनाया गया था जिससे कि ये जो सारे क्योटो प्रोटोकॉल्स के जो मेन प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे ये हो सके, उसके लिए बेसिकली यहाँ पे ये बनाया मतलब मॉनिटरिंग और कंप्लायंस का एक सिस्टम बनाया गया था और एक अडेप्टेशन फंड को यहाँ पे बनाया गया था जिससे कि ये सारी चीज़ों को यहाँ पे चलाया जा सके। तो बेसिकली जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और ये सारे जो ट्रेडिंग वगैरह थे ये सारे इसमें अलाउ किए गए। ठीक है, तो ये इसका मेनली 4-5 यहाँ पे मेन प्रोविजंस हैं कि जो भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं वो आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं उनके एमिशन लिमिट के बारे में, और जो भी कंट्री हैं वो एक डेवलपमेंट मैकेनिज्म में इन्वेस्ट अगर करते हैं तो उनको यहाँ पे पॉइंट्स मिलता है जिसको यूज़ करके वो लोग अपना जो लिमिट है उसको और इंक्रीज़ करवा सकते हैं। फिर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मिल करके यहाँ पे ये करे, मतलब बेसिकली ये जो है क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करे। एंड अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के भी अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो उससे भी उसको मिल सकता है। मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस के रिगार्डिंग यानी अडेप्टेशन फंड को यहाँ पे बनाने की बात की गई थी। सो ये इसके अंदर का मेन प्रोविजंस था। ये जो आंसर है ये आंसर में मेनली जीके के बारे में बताया गया है, बट इसमें भी पढ़ने से मिल ही जाएगा, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था तो मैंने थोड़ा सा आंसर को शॉर्ट एंड ये करके थोड़ा सा जैसा ज़रूरत है वैसा करके मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, नाउ दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। बेसिकली हमें यहाँ पे जो 3 हमारे इंटरनेशनल लॉज हैं जैसे रियो डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज एंड इनका जो बेसिक यहाँ पे प्रिंसिपल्स है हमें उनको ही सिर्फ यहाँ पे मेनली जानना था। ठीक है, सो ये था ये वाला फर्स्ट चैप्टर। अब हम हमारे अगले चैप्टर के ओर जाएंगे जो कि यहाँ पे है क्या नाम है उसका, इंडियन स्टैट्यूट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ। मतलब एनवायरमेंटल लॉ को
देखने के लिए हमारे कंट्री में क्या क्या लॉज वगैरह बनाए गए हैं वो इसके अंदर में आते हैं। ठीक है,